हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीएससी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी एमसीक्यू सीरीज और थ्योरी वाली क्लासेस चल रही हैं आपके नॉर्सेट के एग्जाम के लिए या कोई भी आपका नर्सिंग से रिलेटेड एक कम्पिटेटिव एग्जाम होता है उन सबके लिए। ठीक है, तो आज का अपना एमसीक्यू सीरीज होने वाला है जिसमें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम चला रहे हैं, उसके 50 क्वेश्चन के करीब अपन करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर है, जिसे अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर क्राउन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन अपन बात करें 254 क्वेश्चन से। क्रोनिक डायरिया इज अ कॉमन फीचर इन चिल्ड्रन एसोसिएट विद विच डिजीज, यानी कि जो क्रोनिक डायरिया होता है ये कॉमन फीचर होता है कौन सी ऐसी डिजीज है जो चिल्ड्रन से एसोसिएट होती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इन्फ्लामेटरी जो बाउल डिजीज होती है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती क्या है, जैसे आईबीडी को होते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक नंबर ऑफ क्रोनिक रिपेल्सिंग इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ जीआईडी के लिए अननोन एटियोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है। दो मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं आईबीडी के, वो कौन कौन से हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है और एक क्राउन डिजीज होती है। ठीक है, डायरिया एक कॉमन फीचर है दोनों ही अल्टरेटिव कोलाइटिस में और क्राउन डिजीज के अंदर। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? कंटेन ब्लड एंड म्यूकस होता है, और क्राउन डिजीज के अंदर म्यूकस और पस निकलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि कौन सा ऐसा सिम्टम्स है जो कि एसोसिएट होता है किसके साथ? अल्टरेटिव कोलाइटिस के साथ। तो डंपिंग सिंड्रोम है, रेक्टल ब्लीडिंग है, सॉफ्ट स्टूल है या फिर फिस्टुलाज है। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है वो इसका क्या होता है? सिम्टम्स होता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जो कॉज करता है सीवियर डायरिया कंटेनिंग ब्लड और म्यूकस। ठीक है, फिस्टुला यूजुअली फॉर्म्स होते हैं किसके अंदर? क्राउन डिजीज के अंदर, नॉट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, ये कभी फॉर्म नहीं होते हैं। जो डंपिंग सिंड्रोम होता है ये अक्कर होता है कहाँ पे? पेशेंट जिनके अंदर हैव हैड गैस्ट्रिक रीजन्स, कुछ गैस्ट्रिक रिसेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से जो क्या होता है पेशेंट के अंदर ये डंपिंग सिंड्रोम होने के चांसेस बन जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, द क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस व्हेन असेसिंग क्लाइंट व्हिच साइन एंड सिम्टम्स वुड द नर्स एक्सेप्ट टू फाइंड? 20 ब्लडी स्टूल अ डे, ओरल टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फॉरेनहाइट, हार्ड रिजिड एब्डोमिन या फिर यूरिनरी स्ट्रेस ऑन कॉन्टिनेंस। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें हम यहाँ पे 20 जो ब्लडी स्टूल्स हैं वो एक दिन के अंदर आ जाते हैं, ये इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, जो क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो कैरेक्टराइज होता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के द्वारा ऑफ बाउल विद इट्स विंडरिंग, शॉर्टनिंग, थिनिंग या फिर फाइब्रोसिस। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो जो शॉर्टनिंग है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस है जो कैरेक्टराइज होती है इसके द्वारा मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के द्वारा, फैट डिपोजिशन और फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, जो कि विद बाउल थिकनिंग, शॉर्टनिंग एंड नैरोइंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, 258 नंबर क्वेश्चन पे, द डाइटरी इंस्ट्रक्शंस द नर्स गिव्स अ पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस वुड इंक्लूड रिकमेंडेशन टू ईट फूड देयर आर लो इन, यानी कि डाइटरी इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से जो नर्स है वो देगी पेशेंट के लिए जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस से डिजीज से क्या है ग्रसित है उसके लिए। तो कौन से फूड्स जो ऐसे हैं फूड के अंदर जो कंटेंट कम रखने चाहिए? रेसिड्यू है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या फिर कैलोरी है। ठीक है, तो इसके यदि हम यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात कर लें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ड्यूरिंग एक्यूट फेज मेंटेन एनपीओ विद पेरेंटल न्यूट्रिशन, आफ्टर द एक्यूट फेज प्रोवाइड लो फाइबर, लो रेजिडुअल डाइट, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन विद आयरन विटामिन सप्लीमेंट इन बोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्राउन डिजीज। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ टीचिंग सेशन टू अ क्लाइंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट, यानी कि कौन सी डाइट के लिए नर्स जो है उसको इंस्ट्रक्ट करेगी? तो कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टेंट डाइट होनी चाहिए, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, हाई कैल्शियम और हाई पोटेशियम डाइट होनी चाहिए या फिर लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट होनी चाहिए। तो इसके जो राइट ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे तो बी ऑप्शन क्या लग रहा है हमें? थोड़ा सा सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि बी हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी आल्सो लुकिंग राइट, सी टेवर मेडिसिन डिक्शनरी। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो गया है। आगे बात करते हैं 260 नंबर क्वेश्चन पे, फॉर अ पेशेंट विद क्रोन डिजीज द मेडिकल सर्जिकल नर्स रिकमेंडेड डाइट दैट इज, कौन सी डाइट होनी चाहिए? तो देखिए, हाई इन फाइबर एंड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, हाई इन पोटेशियम, लो इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, लो इन पोटेशियम। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की बात कर ले तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइबर कम हो, प्रोटीन हाई अमाउंट में हो और कैलोरी भी कैसी हो? हाई अमाउंट के अंदर हो। डाइट इज सेम कैसी होनी चाहिए जैसी अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होती है, बिल्कुल ऐसी डाइट हमें इसके अंदर भी रखनी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, द नर्स इज रेनफोर्सिंग पेशेंट टीचिंग विद द फॉलोइंग फूड वुड द नर्स रेनफोर्स दैट पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस टू अवॉइड, इनकी कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, सॉरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को अवॉइड करने की बात कहेंगे? तो फ्रेश फूड को अवॉइड करना चाहिए, व्हीट ब्रेड को अवॉइड करना चाहिए, स्वीट डेजर्ट को या फिर मीट को, किस चीज़ को अवॉइड करने की बात कही जाती है? तो राइट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट को जो है अवॉइड करने की बात
की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसकी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, रेनफोर्स द क्लाइंट टू अवॉइड फूड लाइक गैस फॉर्मिंग फूड, मिल्क प्रोडक्ट, होल व्हीट ग्रेन, नट्स, रॉ फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स, अल्कोहल एंड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स इन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। आगे बात करते हैं, एक पेशेंट है जिसको शेड्यूल किया गया है इलियोक्टोमी के लिए टू ट्रीट अल्सरेटिव कोलाइटिस, दिस इज डन टू। ठीक है, किस लिए हम इसे करेंगे उसके लिए, तो देखिए, प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस, डिक्रीज लिक्विड फीसेस, कंट्रोल द ऑर्डर फ्रॉम डायरिया, या फिर प्रिवेंट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके थ्योरी की बात करें तो वो चीज़ देखिए, इंडिकेशंस ऑफ सर्जरी जिसमें इलियोटोमी आती है इन अल्सरेटिव कोलाइटिस आर परफोरेशन ऑफ कोलन ड्यू टू कोलाइटिस, मैसिव हेमरेज फ्रॉम अल्सर पॉइंट, स्टीचर ऑफ और ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग सार्सिनोमा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। द नर्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट अंडरगोइंग ऑस्टोमी सर्जरी दैट द प्रोसीजर दैट मेंटेन द मोस्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बाउल इज, क्या हो सकता है, सिगमोइड कोलोस्टोमी हो सकती है, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी होती है, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी होती है, या फिर असेंडिंग कोलोस्टोमी होती है। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एन ऑस्टोमी, ऑस्टोमी होती क्या है, देखिए एक सर्जिकली फॉर्म्ड फिस्टुला है इन द सिग्मोइड कोलन, जिसे अपन क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलोस्टोमी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है इसका कोलोस्टोमी का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मोर वर्किंग कोलन होती है विच मेंटेन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बाउल के लिए। ड्रेनेज इज लाइक द नॉर्मल फीकल मैटर that pass at regular time intervals, so there is no need via drainage or collecting bag every time. There is less chance of fluid and electrolyte imbalance in sigmoid colectomy because most of required content are absorbed by colon. colon के द्वारा ही हमको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, नेम द ऑपरेशन इन विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एक्सट्रोराइज एंड ओपनिंग इन मेड इन, इलियोक्टोमी के अंदर, जेजिनोस्टोमी के अंदर, सिकोस्टोमी के अंदर, या फिर कोलेनोस्टोमी के अंदर। राइट ऑप्शन की बात कर लें हम यहाँ पे तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार। कोलेस्टोमी का मतलब क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ द कोलोन थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन इट्स स्किन सरफेस। इसका करेक्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पे आपको दी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। देखिए, अ क्लाइंट इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलियोक्टोमी दैट वाज परफॉर्म टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग्स फॉर दिस क्लाइंट द नर्स शुड स्ट्रेस ऑन increasing fluid intake to prevent dehydration, wearing an appliance pouch only at a bedtime, consuming a low protein high fiber diet, taking only enteric coated medications। तो इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, द क्लाइंट डायग्नोस विद इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि एक क्लाइंट है जिसको डायग्नोस किया गया किसके द्वारा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के द्वारा, जिसको प्रिस्क्राइब किया जाता है किसको, टीपीएन को। क्योंकि इंटरवेंशन, क्या इंटरवेंशन होना चाहिए नर्स इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, चेक द क्लाइंट्स ग्लूकोज लेवल, क्लाइंट्स की ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाए, एडमिशन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, असेस द पेरिफेरल इंटरवेंशन रूट, या फिर मॉनिटर द क्लाइंट्स फ्लूइड इनटेक। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो क्लाइंट है उसके फ्लूइड इनटेक को क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। एसेंशियल ऑफ पेशेंट इज ऑन टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। If a patient requiring 7 to 10 days of nutrition support by TPN may be peripheral venous catheter, this matter limit the caloric intensity of TPN to about 2300 kilocalorie per day because more concentrated formulas cause peripheral vein inflammation, जिसे अपन फेलेवाइटिस भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, द सर्जरी इज परफॉर्म इन केस ऑफ कोलोन सार्सिनोमा, यानी कि कौन सी सर्जरी है जो कि कोलोन सार्सिनोमा के केस में परफॉर्म की जाती है। तो लेवेक्टोमी होती है, लिम्पेक्टोमी होती है, गैस्ट्रोक्टोमी होती है, या फिर कोलेनेक्टोमी होती है। राइट ऑप्शन की बात कर लें हम यहाँ पे तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेनेक्टोमी क्या होती है, तो एक सर्जिकल है किसका, रिमूवल ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन, यानी कि कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन को अपन रिमूव कर देते हैं। इट इज परफॉर्म इन केस ऑफ कोलोन सार्सिनोमा और अल्सरेटिव कोलोन के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 268 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, द नर्स इज असेसिंग द कोलेस्टोमी ऑफ अ पेशेंट हु हैज हैड एन एब्डोमिनल पेरिनल रिसेशन फॉर अ बाउल ट्यूमर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इंडिकेट दैट द कोलेस्टोमी इज बिगिनिंग टू फंक्शन। कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जो हमें शो होगा, तो देखिए, एब्सेंट बाउल साउंड, द पासेज ऑफ फ्लाउट्स, द पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट फ्लूइड ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द कोलेस्टोमी। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोलेस्टोमी ट्यूब फॉर इरिगेशन ऑफ बाउल इज इंसर्टेड अप टू, यानी कि कितने अंदर तक कोलेस्टोमी ट्यूब को डाला जाता है। ठीक है, उसकी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो 1 से 2 इंच, 3 से 4 इंच, 6 से 8 इंच, या फिर 12 से 18 इंच। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो 3 से 4 इंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ड्यूरिंग कोलेस्टोमी इरिगेशन इंट्रोड्यूस कैथेटर इनटू स्टोमा अप टू अबाउट 4 इंच, यानी कि लगभग 10 सेंटीमीटर उसको अंदर की तरफ डाला जाता है। व्हेन परफॉर्मिंग ऑफ अ कोलेस्टोमी, यानी कि कोलेस्टोमी इरिगेशन होता है तो नर्स इंसर्ट द कैथेटर इनटू स्टोमा अप टू कितने अंदर तक डालती है, 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक, 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच तक, 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच तक, या फिर 20 सेंटीमीटर 8 इंच तक। राइट ऑप्शन की बात कर लें हम यहाँ पे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वाइल डूइंग कोलोनोस्टोमी इरिगेशन द हाइट ऑफ इरिगेशन बैग शुड बी अराउंड, कितनी होनी चाहिए इरिगेशन बैग की हाइट, 18 इंच होनी चाहिए, 12 इंच होनी चाहिए, 36 इंच होनी चाहिए, या फिर 24 इंच होनी चाहिए। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो 18 इंच क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए पेशेंट विद कोलोनोस्टोमी शुड बी एडवाइज टू ईट ब्लेंड डाइट, फूड लो इन फाइबर, एवरीथिंग दे ईट बिफोर सर्जरी बट विल अवॉइड द फूड दैट्स कॉल्ड गैस, या फिर सॉफ्ट फूड। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन कंडीशन ऑफ पैरालाइटिक इलियस, यानी कि पैरालाइटिक इलियस हो गया है तो कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो देखिए नेजोगैस्ट्रिक सक्सेशन, आईवी फंक्शन, इन इन्फ्यूजन, या फिर यूज ऑफ गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं 274 नंबर क्वेश्चन पे। यू आर असेसिंग अ पेशेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रिएटिटिस फॉर अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरालाइटिक इलियस, द की सिम्टम्स इंडिकेटिंग दिस कॉम्प्लिकेशन इज, यानी कि ऐसे कौन से की सिम्टम्स हैं जो कि हमें इस कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करने का काम करते हैं। देखिए रिकरेंट वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इनेबिलिटी टू पास फ्लूइड्स, या फिर वाटरी डायरिया। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं, इफ आफ्टर सर्जरी द पेशेंट एब्डोमिनल बिकम डिस्टेंटेड एंड नो बाउल साउंड अप्रिशिएटेड व्हाट वुड बी द मोस्ट सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि एक सर्जरी हुई उसके बाद पेशेंट की जो एब्डोमिनल है वो डिस्टेंटेड हो गया और कोई भी बाउल साउंड हमें वहाँ से सुनने को नहीं मिल रही है, तो मोस्ट सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकती है, इंट्यूटस सस्पेक्शन, पैरालाइटिक इलियस, हेमरेज हो सकता है, या फिर रप्चर्ड कोलन हो सकती है। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पैरालाइटिक इलियस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट विद ऑस्टोमी दैट द बेलेचिंग एंड डार्क रेड टू पर्पल कलर ऑफ द स्टोमा में इंडिकेट, इस चीज़ में नर्स उसको किस तरीके से बताएगी कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन एडिकेट ब्लड सप्लाई टू स्टोमा और बाउल। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि नॉर्मल जो स्टोमा का कलर होता है वो पिंक टू ब्राइट रेड होता है, पेल पिंक स्टोमा इंडिकेट करता है लो हीमोग्लोबिन को, और पर्पल ब्लैक कलर स्टोमा इंडिकेट करता है कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो अपना डिजीज़ आने वाली है वो कौन सी है, हीमोरॉइड्स की अपनी डिजीज़ आने वाली है। तो देखिए एक पेशेंट है जिसको हीमोरॉइड्स हुआ है, आस्क द नर्स द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि वो नर्स से पूछता है कि इसकी प्रॉब्लम की कॉज क्या है। द नर्स एक्सप्लेन दैट इज जनरली रिजल्ट फ्रॉम, यानी किसकी वजह से होता है, तो ईटिंग स्पाइसी फूड्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या फिर कॉन्स्टिपेशन। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। तो किसकी वजह से होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। रिस्क फैक्टर फॉर हेमोरॉइड्स आर क्रोनिक स्ट्रेनिंग एंड डिफिकेशन, prolonged constipation, pregnancy, heavy lifting, prolonged standing and sitting and portal hypertension, इसके राइट वो जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफिकेशन कॉज, यानी कि डिफिकेशन के दौरान क्या होता है, स्ट्रेनिंग होता है तो क्या हो सकता है, पॉलिप्स हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसके जो सही आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर hemorrhoidectomy, the nurse should observe the client for the presence of which common clinical indicator associated with hemorrhoids, कौन सा ऐसा कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर है जो कि हेमोरॉइड्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो परियूराइटिस, फ्लूटेंस, एनल स्टेनोसिस, या फिर रेक्टल ब्लीडिंग। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमें इसका करेक्ट आंसर लगाना होगा, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। The necessity or indicates of surgery in hemorrhoids are significant rectal bleeding, irritable pain and recurrent episodes। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिड्स बाथ रेफर टू, यानी कि जो सिड्स बाथ होता है वो किसको रेफर की जाती है, तो देखिए प्रीऑपरेटिव बाथिंग ऑफ द पेशेंट, अप्लाइंग हीट यूजिंग टेपिड वाटर टू द पेल्विक और रेक्टल एरिया, बाथिंग इन द सिटिंग पोजीशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट्स। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर अप्लाइंग मॉइस्ट हीट, यानी कि किसके लिए मॉइस्ट हीट को यूज़ किया जाता है, तो सिड्स बॉक्स के लिए, एक्वा पैड के लिए, हॉट वाटर बैग के लिए, या फिर कमर्शियल हॉट पैक के लिए, हॉट पैक के लिए। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए अ पेशेंट हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, यानी कि PSU आफ्टर हेमोरोइडेक्टोमी, हिज प्रोस्पेक्टिव
पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर इंक्लूड सिड्स बाथ एवरी मॉर्निंग, द नर्स अंडरस्टैंड द सिड्स बाथ नेसेसरी टू, यानी कि नर्स उसको किस तरीके से समझाएगा कि जो सिड्स बाथ है वो किसके लिए जरूरी है, तो रिलीव टेंशन के लिए, प्रमोट हीलिंग के लिए, लो बॉडी टेम्परेचर के लिए, या फिर रिड्यूस पेन के लिए। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिड्स बाथ जो है किस चीज़ के लिए दी जाती है या फिर किसके बाद दी जाती है, तो एपेंडेक्टोमी के लिए, हेमेरोडक्टोमी, तो इसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिड्स वॉक के लिए जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 30 से 34 डिग्री टेम्परेचर, 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वार्म सिड्स वॉक के लिए वाटर का जो टेम्परेचर है वो 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 98 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए, जिसका टेम्परेचर होता है 34.4 से लेकर 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इन अ हॉट सिड्स वॉक क्या होता है, वाटर शुड भी 105 डिग्री से 110 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिड्स वॉथ शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर ऑफ हेमेरोडक्टोमी बिकॉज इट में इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ, यानी कि जो हेमेरोडक्टोमी एक हुई है किसी भी पेशेंट की, उसके 24 घंटे तक ये जो हमें सिड्स वॉथ है वो नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस चीज़ की इंक्रीज पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है, वो ये पूछ रहा है इन्फेक्शन की, एब्सेस फॉर्मेशन की, हेमरेज की, या फिर डिले वुंड हीलिंग की। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो हेमरेज की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, it should be avoided during first 24 hours of hemorrhoidectomy because it may be increased possibility of hemorrhage। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, अपेंडिक्टाइटिस के बारे में। देखिए 286 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज द मोस्ट कॉमन फॉर एक्यूट एपेंडिक्टाइटिस, यानी कि एपेंडिक्टाइटिस के लिए कौन सा इनमें से मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो होना चाहिए एक्यूट एपेंडिक्टाइटिस की, ये यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ब्रेडिकार्डिया एंड फीवर होना चाहिए, फीवर एंड जनरलाइज्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस होनी चाहिए, पेन रेडिएटिंग इनटू ग्रोन एंड डाउन द लेग्स, ये ऑप्शन सही होना चाहिए, या फिर पेन बिगिनिंग एट द अम्बिलिकस एंड डिसेंडिंग टू द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो इसमें से यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है, तो इसके यदि राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं एक्यूट एपेंडाइटिस के बारे में, जो कि होती है एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन पेरी अम्बिलिकल रीजन, देन रेडिएट टू शिफ्ट टू राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। फीवर हो सकता है, चिल्स और टैकीकार्डिया हो सकता है, एबिडोमिनल गटरिंग विद फ्लेक्स लेग्स हो सकती है, रीबाउंड टेंडरनेस हो सकती है, एबिडोमिनल रिजिडिटी हो सकती है ओवर द राइट रेक्टस मसल्स और मैकवर्डी पॉइंट। रोबसिंग साइंस क्या हो सकते हैं, पेन रेफर टू द मैकवर्डी पॉइंट और पैल्पेशन ऑफ द लेफ्ट लोअर एबिडोमिनल। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 287 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए द पेशेंट विद एपेंडाइटिस यूजुअली एग्जिबिट द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें, पेन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, हर्ट वन रेगुलेशन एंड डिस्फेजिया, रिबाउंड टेंडरनेस एट मैकवेगनी पॉइंट, या फिर हेमिस्टमेसिस और मेलिना। तो राइट ऑप्शन की बात कर लें तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्निंग साइन फॉर एपेंडाइटिस, यानी कि कौन सा ऐसा वार्निंग साइन है जो कि एपेंडाइटिस के लिए बताया जाता है, लिस्टलेसनेस, डायरिया, रिबाउंड टेंडरनेस, या फिर लिथार्जी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 289 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए टेंडरनेस या फिर पेन एट मैकवॉल्जी पॉइंट, इट्स सजेस्टिव ऑफ एक्यूट कोलाइटिस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, एक्यूट एपेंडाइटिस, या फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकबर्नीज जो पॉइंट होता है सिचुएटेड होता है इनटू विच क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि कौन सी एब्डोमिनल कैविटी पर मैकबर्नीज पॉइंट सिचुएटेड होता है, लेफ्ट अपर की तरफ, लेफ्ट लोअर की तरफ, राइट अपर की तरफ, या फिर राइट लोअर की तरफ। तो राइट लोअर जो क्वाड्रेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी का, वहाँ पे मैकबर्नी पॉइंट सिचुएटेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। द नर्स इज कलेक्टिंग डेटा ऑन अ पेशेंट विद अ रप्चर्ड अपेंडिक्स दैट इज पेनफुल, वेयर वुड द नर्स एक्सेप्ट द पेशेंट फेन बी लोकेटेड, यानी कि कहाँ पे जो नर्स है वो उसको लोकेट करेगी। तो हमें पता है मैकबर्नी पॉइंट पर वो लोकेट होगा, और वो कहाँ पे होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अ क्लाइंट हैड अपेंडिक्टोमी 24 आवर्स एगो, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट, यानी कि 24 आवर्स पहले अपेंडिक्टोमी हुई थी, कौन सा गोल है जो एप्रोप्रिएट होना चाहिए इस क्लाइंट के लिए। ठीक है, देखिए क्लाइंट विल बी एबल टू वॉक इन द हॉलवे, क्लाइंट विल एबल टू अटेंड फिजिकल थेरेपी, client will be able to accomplish all activity of daily living, client will be able to state the rationale of a prospective medications। तो इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो बी ऑप्शन है
सॉरी, इसका जो ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, कौन सा होगा, ए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए अ 32 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट विद अपेंडिक्टिस एंड इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूरेटिंग एब्डोमिनल पेन, एन एब्डोमिनल एक्सरे फिल्म रिवील्स इंट्रापेरिटोनियल एयर, द नर्स शुड प्रिपेयर फॉर द पेशेंट फॉर, यानी कि जो नर्स है वो किस चीज़ के लिए उस पेशेंट को प्रिपेयर करेगी, सर्जरी के लिए, वेरियम इनिमा के लिए, कोलोनोस्कोपी के लिए, या फिर नेस्ट्रोगैस्ट्रिक ट्यूब इनर्सेशन के लिए। तो सर्जरी के लिए उस पेशेंट को क्या किया जाएगा, प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज एन एब्डोमिनल एक्सरे फिल्म शोइंग इंट्रापेरिटोनियल एयर सो इट इज मैटर ऑफ रप्चर ऑफ अपेंडिक्स, यानी कि यहाँ पे हमें क्या पता चला है कि अपेंडिक्स जो है वो क्या हुई है, रप्चर हो गई है। तो ये कैसी सिचुएशन है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है। तो नर्स को किसके लिए, पेशेंट को सर्जरी के लिए इमीडिएटली प्रिपेयर करना चाहिए, जिससे कि जो रप्चर्ड अपेंडिक्स है उसको तुरंत क्या किया जा सके, निकाला जा सके। आगे बात करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर एपेंडेक्टोमी, यानी कि एपेंडेक्टोमी के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। अर्ली एम्बुलेशंस, डाइट एज टॉलरेट आफ्टर फुली कॉन्शियस, नेस्टोगेटिव ट्यूब कनेक्ट टू सक्शन, डीप ब्रीथिंग एंड लेग एक्सरसाइज। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डाइट होनी चाहिए वो क्लियर और लिक्विड होनी चाहिए, सेमी सॉलिड होनी चाहिए, और सॉलिड्स कितनी होनी चाहिए, टॉलरेट नॉट ओनली आफ्टर फुली कॉन्शियस बट ऑल्सो आफ्टर रिटर्निंग नॉर्मल गैग रेफ्लेक्स या फिर पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कॉन्स्टेंट, रिमूव ज्वेलरीज, इनिमा स्टेट या फिर स्किन प्रिपरेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी देख लीजिए। अवॉइड यूज ऑफ कैथेरिक laxative enema and local heat applications before appendectomy because it may cause rupture of swelled appendix due to increased peristalsis। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए पेशेंट विद अपेंडिक्टिस कंप्लेंट्स ऑफ पेन, नर्स कैन रिड्यूस पेन बाई, यानी कि एक पेशेंट है उसको अपेंडिक्टिस हुआ है और वो पेन की कंप्लेन करता है, तो नर्स इस पेन को किस तरीके से रिड्यूस करेगा, गिविंग एनाल्जेसिक्स, अप्लाइंग आइस पैक्स, गिविंग रेस्ट एंड मेडिकेशन, गिविंग पोजिशन एंड कंफर्ट। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए एक नर्स है जो कि इंक्रीज करना चाहती है कंफर्ट ऑफ पेशेंट विद अपेंडाइटिस, तो कैसे करेगी, फ्लेक्सिंग द पेशेंट्स राइट नी, टर्निंग द पेशेंट ऑन हिज लेफ्ट साइड, ठीक है, हैविंग पेशेंट लाई प्रोन, या फिर मेकिंग द पेशेंट सिट अपर राइट इन चेयर। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोजीशन द पेशेंट इन राइट साइड लेइंग और लो इन सेमी फॉरवर्ड पोजीशन विद राइट नी फ्लेक्सेशन प्रमोट कंफर्ट। इस तरीके से पेशेंट का कंफर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक 14 साल का बच्चा जो एडमिट होता है इमरजेंसी अपेंडेक्टोमी के अंदर, नर्स का गोल क्या होना चाहिए इस क्लाइंट के लिए, पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेट appendix, patient will experience minimized risk of spread of infection, maintain NG tube, decomposition of bowel motility return, child demonstrate resolution of पेरेंटोनियसिस। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में जो अदर इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, और अगली वीडियो के अंदर ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें।